दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था एकिक नियम यानी यूनिटरी मेथड। तो पिछली क्लास में हमने इसके जो फर्स्ट टाइप से सवाल जो आते हैं उनकी हमने चर्चा की थी। मैंने बताया था कि कहीं टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये एकिक नियम में समय, कार्य, मजदूरी के प्रश्न भी सब एकिक नियम में ही लिख दिए, लेकिन हम समय, कार्य और मजदूरी का जो टॉपिक है वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के सवाल हमने इसकी पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि और किस टाइप से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 12 किलोग्राम सूजी के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ बराबर का मतलब है कि 6 किलोग्राम चीनी जितने रुपए की आती है, 12 किलो सूजी भी उतने रुपए की ही आती है। यानी मान लो अगर 6 किलो चीनी अगर हमारे 200 रुपए की आ रही है, तो 12 किलोग्राम सूजी भी 200 रुपए की ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्या कहा गया आगे कि यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 42 रुपए है, यानी 1 किलो चीनी कितनी की आती है, 42 की आती है, तो 5 किलोग्राम सूजी का मूल्य होगा। तो 5 किलो सूजी का निकालना है। तो 5 किलो सूजी के लिए हमें क्या चाहिए, 1 किलो सूजी का मूल्य चाहिए, ठीक है। तो 1 किलो सूजी का हम कहां से निकालेंगे, तो पहले हमें तो एक चीज दे रखी है यहाँ पर कि 1 किलो चीनी का मूल्य दे रखा है। तो यहां तक देखिए, यहां तक की लाइन जब हम देखते हैं कि 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 12 किलोग्राम चीनी के सूजी के मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 42 रुपए। अगर 1 किलो चीनी 42 की आती है, तो हमें कितनी चीनी दे रखी है, 6 किलो चीनी। अगर हम 6 किलो चीनी एक से 6 किलो का निकालेंगे, तो इसका मतलब किसका मूल्य आ गया, 12 किलोग्राम सूजी का भी। और 12 किलोग्राम सूजी का आ गया तो हम एक का निकाल लेंगे, एक ही नियम पढ़ रहे हैं हम, यूनिटरी मेथड। तो फिर 5 किलो सूजी का भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर कितना है, 1 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है, 42 रुपए की, ठीक है। 1 किलो चीनी 42 की, तो यहाँ कितनी की चीनी है, 6 किलो। तो देखो सूजी भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ चीनी लिख रहे हैं तो फिर नीचे भी चीनी वाला ही हमें निकालना है। अगर यहाँ 1 किलो सूजी का दिया होता तो फिर हम 12 किलो सूजी का निकालते, ठीक है। तो 1 किलो चीनी 42 की आ रही है, इसलिए कितनी किलो चीनी यहाँ पे, 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर कितना होगा, ज्यादा होगा भाई। 1 का 42 है तो 6 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा। तो ये 42 है और ये 6 क्या हो जाएगा, इससे गुणा। तो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 चौके 24 1 25, यानी 252 रुपए। यानी 6 किलोग्राम चीनी कितने की आ गई हमारी, 252 रुपए की आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर है 12 किलोग्राम सूजी का मूल्य। 12 किलोग्राम सूजी का मूल्य, दोनों बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब 6 किलो चीनी का मूल्य कितना आया हमारे पास, 252 रुपए, ठीक है। 6 किलो चीनी कितनी की आती है, 252 रुपए की। तो क्या 12 किलोग्राम सूजी के नीचे भी हम 252 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे कि लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है। यानी 6 किलो चीनी जितनी की आती है, 12 किलोग्राम सूजी भी उतने रुपए की ही आती है। तो हमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया था, इसलिए हमने 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लिया। जब 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ गया, तो इसका मतलब है कि 12 किलोग्राम सूजी का मूल्य भी हमारे पास आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए, अब 12 किलोग्राम सूजी का मूल्य हमारे पास आ गया, तो हमें 5 किलोग्राम सूजी का मूल्य निकालना है। देखिए कि नियम से निकालो, और वो विधि बताई थी मैंने, उससे भी कर सकते हैं आप। तो एक तरफ तो लिखते हैं हम सूजी और एक तरफ लिख देते हैं रुपये, ठीक है। तो सूजी कितनी है, 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम सूजी का मूल्य कितना है, 252, ठीक है। अब कितनी सूजी का निकालना है, 5 किलोग्राम सूजी का कितना आएगा, तो हम x मान लेंगे। इससे कर लीजिए, यहाँ नहीं तो यहाँ एक नियम ये जो भी लगाया वो नियम लगा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनका वज्र गुणा कर लेंगे। तो 12 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 12 गुणा में x, और 5 को 252 से गुणा किया तो 5 गुणा में 252, ठीक है। x का मानेंगे x रह जाएगा, 12 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 252, और ये 12 गुणा में तो यहाँ पे किसमें, भाग में। तो 12 से काट लो या 2 से काट लो, तो 12 से कट रहे हैं, 12 दूनी 24, 1 बच गया, 12 21 बार, 21 को 5 से गुणा किया तो 21 पंजे 105 रुपए, 21 पंजे 105 रुपए। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे चूंकि लगा देंगे कि चूंकि
12 किलोग्राम सूजी का मूल्य 252 है, इसलिए 1 किलोग्राम सूजी का कम हो जाएगा, तो 5 किलोग्राम का ज्यादा होगा। वो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे 5 किलोग्राम सूजी का मूल्य कितना आ गया, 105 रुपए। ठीक है, 105 रुपए आ गया, तो हमारा बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य 350 रुपए। पिछला प्रश्न अलग था, प्रश्न वैसा ही है लेकिन भाषा बदल दी गई है। वहां पर क्या था, बराबर था, यहाँ क्या है, कुल है। कुल का मतलब क्या हुआ कि 5 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य दोनों मिलाकर कितने के आते हैं, 350 के। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 25 रुपए, 1 किलो गेहूं कितने के आते हैं, 25 के, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालिए। ठीक है, या मूल्य होगा, तो 1 किलो चावल का मूल्य निकालना है हमें। तो यहाँ पर 1 किलो चावल निकालने के लिए हमें 5 किलो चावल का मूल्य होगा, तभी हम 1 का निकाल पाएंगे। तो 5 किलो चावल का आएगा, तभी हम 1 किलो गेहूं का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या बोला गया है कि 5 किलोग्राम चावल का मूल्य प्लस 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर है 350 रुपए। यहां तक समझ में आया कि 5 किलोग्राम चावल और प्लस 6 किलोग्राम गेहूं दोनों मिलाकर कितने के आ रहे हैं, 350 के। पहले वाले प्रश्न में बराबर थे, यहाँ पर दोनों का कुल मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका दिया हुआ है हमें, यहाँ मूल्य गेहूं का, 1 किलो गेहूं 25 के आते हैं। तो यहाँ पर गेहूं कितने, यहाँ पे 6 किलो गेहूं है हमारे पास। तो गेहूं का दे रखा है, तो गेहूं से गेहूं का ही निकलेगा भाई। 1 किलो गेहूं का दे रखा है, तो 6 किलो गेहूं का निकलेगा। अगर 1 किलो चावल का दिया होता तो 5 किलो चावल का निकालते। ठीक है, तो फिर यहाँ पर गेहूं का पूछता। ठीक है, तो यहाँ 1 किलो गेहूं का मूल्य में 25 दे रखा है, तो यहाँ 6 किलो गेहूं है, तो 6 किलो गेहूं का मूल्य में निकाल सकते हैं। तो 6 किलो गेहूं का मूल्य आएगा, उसको 350 में से घटा देंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा हमारे 5 किलो चावल का। जब 5 किलो चावल का मूल्य हमारे पास आ जाएगा, तो हम 1 किलो चावल का मूल्य भी निकाल सकते हैं। 1 या 10, 15, 20 कितना भी पूछे उतना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम की ग्रा का मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर कितना है हमारे 25 रुपए। 1 किलोग्राम गेहूं कितने के आ रहे हैं, 25 के। इसलिए कितने गेहूं दिए हुए हमें, 6 किलो। तो 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर, तो 6 किलो गेहूं ज्यादा के आएंगे, ज्यादा के लिए गुणा, तो 25 गुणा में 6, तो कितना हो जाएगा, 25 चिक्की 150। तो 150 रुपए के आ गए हमारे 6 किलो गेहूं। तो गेहूं का मूल्य हमारे पास आ गया, और यहाँ 5 किलो चावल है प्लस 6 किलो गेहूं, दोनों मिलाकर 350 के आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 किलोग्राम चावल प्लस, अब ये 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमारे पास आ गया, तो इसको हम 150 लिख देंगे, और बराबर में दोनों का मिलाकर कितना है, 350। डायरेक्ट भी आप घटा सकते हो, लेकिन मैं लिख के बता रही हूँ कि 5 किलो चावल तो हमारे पास है, और प्लस 6 किलो गेहूं का मूल्य हमने यहाँ निकाल लिया, क्योंकि 1 किलो गेहूं का दिया हुआ था। तो 6 किलो गेहूं कितने के आ गए, 150 के, और दोनों का मिलाकर मूल्य कितना है, 350। तो ये 5 किलो चावल है, 5 किलोग्राम चावल बराबर, तो ये 150 प्लस में, तो इधर जाके पक्षांतर करें तो माइनस में होगा। तो सीधी सी बात है, 350 में से 150 को हम घटा लेंगे, तो कितने आ गए हमारे, 200 रुपये। कितने आ गए, 200 रुपये। 350 में से 150 गए तो कितने, 200 रुपये। तो 5 किलो चावल कितने के आ रहे हैं, 200 के। तो हमें कितने किलोग्राम चावल का मूल्य पूछा है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो हम यहाँ लिख देंगे, दोबारा लिख दो या यहीं पे लिख दो, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 5 किलोग्राम चावल बराबर 200, पूरा लिख देती हूँ, चलो ठीक है। चूंकि 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 200 रुपये, 5 किलोग्राम चावल 200 के आते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा हमारे, कम होगा। भाई देखिए, एक से अधिक का निकालते तो गुणा होगा, और अधिक से कम का निकाल रहे तो भाग होगा। कम के लिए भाग करते हैं, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। तो 5 किलो 200 के आ रहे हैं, तो 1 किलो कम के आएंगे, तो कम के लिए भाग। तो हम मैंने आपको बताया था पीछे की चीज हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है, और आगे वाली या तो भाग में जाती है गुणा में। ठीक है, तो यहाँ किस में जाएगी, भाग में, क्योंकि कम का निकाल रहे हैं ना हम, 5 किलो चावल का दिया हुआ है, 1 किलो का निकालेंगे।
ठीक है। तो 5 किलो चावल 200 के आते, 1 किलो कम के आएंगे, तो 5 से कटेगा एक बार, 5 से 5 चौक 20 और ये 0 भाग 2, ठीक है। तो 40 रुपये, क्या आ गया हमारे 40 रुपये, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया 40 रुपये। एक से अधिक भी दे देते, मान लो यहाँ दे देते कि 30 किलोग्राम निकाली है, 45 निकाली, कितने का भी, तो एक लाइन और लिख देते हैं नीचे कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया, तो फिर हम 35 45 जितना भी दे रखा है उसका भी मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ केवल हमें 1 किलो चावल का मूल्य पूछा है, इसलिए 40 रुपये, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 40 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 पेन और 7 पेंसिलों, 4 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य 55 रुपये। तो यहाँ जब और लगाता है इसका मतलब कुल के लिए बोला है, और अगर या और अथवा आ जाता है इसका मतलब है दोनों का ही बोल रहा है, बराबर है कहने का मतलब, ठीक है। और आ जाए इसका मतलब है कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य 55 रुपए, यानी 4 पेन और 7 पेंसिलें कितने की आती है, 55 रुपए की आती है। तो 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पेन ना एक पेंसिल किसी का भी मूल्य में नहीं दिया है, केवल 4 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो दिया वो लिख देते हैं हम कि 4 पेन प्लस 7 पेंसिल, 4 पेन प्लस 7 पेंसिलों का मूल्य बराबर कितना है हमारे पास 55 रुपये। 7 पेंसिलें और 4 पेन कितने के आते हैं 55 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा गया है 8 पेन और 14 पेंसिलें, 8 पेन और 14 पेंसिलें, ठीक है, इनका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर ना तो एक पेन का दिया है ना एक पेंसिल का, अगर एक पेन का दिया होता तो 4 पेन का निकाल लेते जैसे पिछले प्रश्न में किया था, और 4 पेन का आ जाता तो 4 पेन को 55 से घटा देते तो 7 पेंसिलों का बच जाता, और 7 पेंसिलों का आ जाता तो फिर 1 और 14 जितने भी पूछा है उसका हम निकाल लेते, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पर एक पेंसिल ना एक पेन किसी का मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप संख्या देखिए, इसको 8 और ये 14, देखिए 7 4 का दुगना हो रहा है और ये किसका दुगना हो रहा है 7 का दुगना, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या हो गया कि दुगना हो रहा है, दोनों समान है, दुगनी है, ये भी 4 की दुगनी 8 है, डबल पूछ लिया, 7 के डबल 14 पेंसिलों का पूछ लिया। तो हम इस 55 को क्या कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, एक तो ये तरीका हो गया। तो 55 को दो दुगना हो रहा है ना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 गुना, 2 पेन का दिया है और 4 का 8 का पूछ लिया दुगना हो गया, 7 पेंसिलों का दिया है 14 का पूछ लिया दुगना हो गया। तो हम एक तो ये तरीका है कि 55 को 2 से गुणा कर देंगे तो 110 रुपए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट कर लिए, लेकिन दोनों कंडीशन समान होनी चाहिए, गुना में समान होनी, जैसे 3 गुना होती तीनों, जैसे यहाँ पर 12 देते यहाँ 21 देते तो 3 गुना हो गई दोनों भाई, 4 यहाँ पे 12 पेन दे देते यहाँ 21 पेंसिल देते, तो 4 का 3 गुना हो 12 और 7 का 3 गुना 21, तो दोनों 3 गुने हो रहे हैं समान है, इसलिए फिर हम 3 से गुणा कर दिए, यहाँ दुगुने इसलिए 2 से गुणा कर दिया, जबकि कंडीशन बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से करके फटाफट से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। एक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि एक पेन का कहाँ मूल्य नहीं है तो हम निकालें, प्रश्न तो गलत आ गया, तो गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। तो वहां थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो 110 रुपये आ गए, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए कि इसके हम 8 के क्या कर लेते हैं टुकड़े कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। पर 2 7 14 होते हैं, ये भी 14 देर की, और ये 2 2 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। टुकड़ों में कर लिया। चलिए अब इन दोनों टुकड़ों में देखिए क्या समान दिख रहा है, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, ठीक है। दोनों में 2 है तो हम 2 को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, अगर हमने 2 को बाहर ले लिया, बाहर लेने का मतलब कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लिया तो अभी आप ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ क्या बच गए 2 गुणा में 2, 2 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ 4, और ये क्या है पेन है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं पेन, ठीक है। और आगे प्लस का निशान, अब 2 इसमें से ले लिए बाहर तो यहाँ कितने रह गए 7, और ये क्या है पेंसिलें, कितनी पेंसिलें 7 पेंसिलें, ठीक है। अब देखिए 2 ब्रैकेट 4 पेन प्लस 7 पेंसिल, ठीक है, इसका मूल्य भी निकालना है। अगर इसको वापस हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएंगे और 2 को 7 से गुणा करें तो 2 7 14 हो जाएंगे, ऊपर दिया हुआ में, ठीक है। यहाँ तक आ गए समझ में। तो अब यहाँ पर 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं होता तो किसका निशान होता है गुणा का। अब अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई इसको देखिए एक बार आप, 4 पेन प्लस 7 पेंसिलें,
यहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, 4 पेन प्लस 7 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो क्या हम 4 पेन प्लस 7 पेंसिल की जगह 55 रुपए लिख सकते हैं? तो आप कहोगे लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मूल्य तो हमें दिया हुआ है 4 पेन और 7 पेंसिल का। ठीक है, तो यहाँ 55 हम लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से तो गुणा करना है, बात तो यही आ गई ना वो। ठीक है, तो वो ये अब आप डायरेक्ट ये नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर दुगुना नहीं दिया हुआ है यानी समान गुना होना चाहिए दोनों का, तब तो ये डायरेक्ट कर लेंगे। अगर समान गुना नहीं है तो फिर इस तरीके से टुकड़े करके आपको कॉमन लेकर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को 55 से गुना किया तो 110 रुपए, क्या हो जाएगा 110 रुपए, यानी 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 कॉपी अथवा 8 कलम का मूल्य 40 रुपये है, तो 7 कॉपी और 10 कलमों का मूल्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी शब्द बताया था आपको, या और अथवा, या और अथवा आ जाए, इसका मतलब है बराबर है। ठीक है, यानी 5 कॉपी और 8 कलमों का मूल्य कितना है, 40, का मतलब है कि 5 कॉपी भी 40 रुपए की आती है। आप 5 कॉपियां लोगे तो भी आपको 40 की मिलेगी, और अगर आप 8 कलम लेके आओगे तो भी आपको 40 रुपए के मिलेंगे। तो यहाँ आपको शब्दों पे ध्यान रखना है, यानी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, क्या प्रश्न बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यार अथवा का मतलब है कि बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है हमें, 7 कॉपी और 10 कलमों का मूल्य, तो और लगा गया, इसका मतलब दोनों का कुल मूल्य में बताना है, 7 कॉपी और 10 कलम कितने के आएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न समझ में आ गया, अब आराम से कर सकते हैं, एक एक नियम लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 5 कॉपी बराबर कितने की आती है, 40 रुपए की, कितने की, 40 रुपए की, इसलिए एक कॉपी कितने की आएगी हमारी, कम की, कम के लिए क्या करते हैं भाग, तो एक कॉपी कितने की आएगी, 40 बटा में 5 रुपए। ठीक है, इसलिए हमें कितनी कॉपी का निकालना है यहाँ पे, 7, तो पहले 7 कॉपी का इकाई भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इसलिए 7 कॉपी का निकालना है, तो 7 कॉपी का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा के लिए गुणा, तो 40 बटा में 5, ये तो एक कॉपी का था, तो 7 कॉपी का ज्यादा हो जाएगा, तो गुणा में 7, तो 5 से 5 एकम 5 और 5 से 5 वटा 40, तो 8 को 7 से गुणा किया तो 8 7 तो 56। ठीक है, ये 56 रुपए तो क्या आ गया, हमारे 7 कॉपी का मूल्य आ गया। हमें 10 कलमों का भी निकालना है, तो फिर वापस हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 8 कलम का मूल्य, 8 कलम का मूल्य बराबर है 40 रुपये, इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर होगा, तो एक कलम का कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे भाग, तो 40 बटा में 8 रुपए, एक कलम का हो गया, इसलिए हमें कितनी कलम का निकालना है यहाँ पर, 10 कलम का, तो 10 कलम का मूल्य बराबर, 10 कलम का मूल्य बराबर ज्यादा होगा, तो 40 बटा में 8 गुणा में 10, तो 8 से 8 पंजे 40 और 5 से 5 दाई 50। ठीक है, तो 50 भी क्या हो गया, 10 कलम का मूल्य हो गया, और 7 कॉपी का मूल्य 56 रुपये हो गया, तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, 56 प्लस 50, 56 प्लस 50 बराबर 106 रुपये, क्या जाएगा 106 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं करो तो पहले आपको मैंने तरीका बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, तो एक तरफ तो लिख देंगे हम यहाँ पर कॉपी का निकालेंगे पहले, तो कॉपी और इधर लिख देंगे मूल्य। ठीक है, कॉपी कितनी है 5 कॉपी का मूल्य कितना है 40, अब कितनी कॉपी का निकालना है 7 का, तो यहाँ लिख देंगे 7, मूल्य क्या है यही निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x, अब इसको क्या करेंगे वज्र गुणा से हम कर देंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी वज्र गुणा से, हमने सारे सवाल वज्र गुणा से किए थे। ठीक है, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा में x, और 7 को 40 से गुणा करें तो 7 गुणा में 40, x का मान निकालना है, x यहाँ रह जाएगा 5 भाग गुणा में, तो इसका पक्षांत करेंगे तो भाग में, तो 7 गुणा में 40 बटा में 5, तो 5 आटा 40, 8 7 56, तो 56 रुपये तो क्या आ गया हमारे 7 कॉपियों का मूल्य आ गया। ठीक है, फिर हमें कलम का निकालना है, तो एक तरफ लिख देंगे कलम और एक तरफ लिख देंगे मूल्य। ठीक है, कलम कितनी है हमारे 10, और सॉरी यहाँ ऊपर कलम कितनी है 8 कलम का मूल्य कितना 40, तो कलम है 8 और मूल्य है 40, अब कितने का निकालना है 10, और मूल्य कितना है तो x मान लेंगे, अब क्या कराएंगे इनका वज्र गुणा। ठीक है, तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8 गुणा में x, और 10 को 40 से गुणा किया 10 गुणा में 40। ठीक है, तो एक से रह जाएगा, और 8 गुणा में तो यहाँ पे भाग में, तो 10 गुणा में 40 बटा में 8, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 5 दाई 50 रुपये,
ये क्या आ गया हमारे 10 कलमों का मूल्य, ठीक है। और ये क्या था 56 हमारे 7 कॉपियों का मूल्य, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 56 + 50 बराबर कितना हो जाएगा 106 रुपये। कितना हो जाएगा 106 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिए, या फिर वज्र गुणा से जो हमने पिछले वीडियो में भी किए थे वज्र गुणा से, ठीक है। तो उस विधि से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भाषा ध्यान रखनी है, यहाँ पर अथवा लगा है, इसका मतलब है दोनों का बराबर है। 5 कॉपी भी इतने की जितने 8 कलम है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 106, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 400 रुपये, यानी एक मजदूर है उसको 5 दिन में 400 रुपये मिलते हैं। तो जनवरी 2025 में उसे कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ जनवरी 2025 देखा आपने, तो 2025 से गुणा यहाँ नहीं करना है, ठीक है। जनवरी 2025 में कितनी मजदूरी मिलेगी, तो ये दिन है यहाँ पर हमारे, ठीक है। दिनों में है तो इकाई भी हम समान करेंगे, ठीक है। तो दिन है तो यहाँ जनवरी है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। तो यहाँ इस कहने का मतलब है वहां 31 दिन नहीं दिए, में जनवरी दिया है, तो जनवरी का मतलब जनवरी का महीना। और कौन सी साल की जनवरी है हमारे 2025 वाली, ठीक है। तो 2025 हो या कोई सी भी जनवरी, कोई सा भी सन हमें दिया हुआ हो, तो जनवरी तो 31 दिन की होती है। तो यहाँ सन इसलिए देते हैं क्योंकि कभी कभी फरवरी माह भी होता है, ठीक है। तो फरवरी, क्योंकि फरवरी माह होता है हमारे, तो यहाँ फरवरी दिया होता तो फिर यहाँ सन की हमें जरूरत पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि फरवरी में अधिवर्ष होता है, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और हमारा जो सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और जब जिस साल अधिवर्ष होता है लीप वर्ष जिसे हम कहते हैं, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। तो वहां इसलिए वहां पर सन की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तो सन कोई सा भी हो चलेगा, क्योंकि जनवरी कोई सा भी सन हो 31 दिन की ही होगी। तो महीने हमारे 31 दिन के होते हैं, 30 के होते हैं फरवरी को छोड़कर, 30 या 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिन हो गए, देखिए यहाँ 5 दिन है, यहाँ 31 दिन हो गए, क्योंकि जनवरी का पूछा है ना मैं कि जनवरी में उसे कितनी मजदूरी मिलेगी जनवरी 2025 में। तो कहने का तात्पर्य है कि जनवरी का मतलब है 31 दिन की मजदूरी यहाँ पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ क्या लिख देंगे हम दिन, और एक तरफ क्या लिख देंगे मजदूरी, ठीक है। वज्र गुणा विधि से कर लेंगे ना, एक ही नियम से भी कर सकते हैं इस तरीके से, एक नियम लगाकर, ठीक है। तो दिन कितने हैं हमारे 5, 5 दिन में कितनी मजदूरी मिलती है 400 रुपये। अब कितने दिन है 31, 31 दिन में कितनी मजदूरी मिलेगी, तो 100 रुपये हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ कितने 400 रुपये, ठीक है। यहाँ पर रुपए लिख सकते हैं, मजदूरी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 गुणा में 1, और 31 को 400 से गुणा किया तो 31 गुणा में 400। एक्स का मान निकालना, एक्स रह जाएगा 5, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो भाग में, 31 गुणा में 400 बटा में 5, तो 5 से एक बार, 5 बटा 40 और 0 80 बार, 80 को 31 से गुणा किया तो 0, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ठीक है। तो 2480 रुपये, ठीक है। तो 5 दिन की मजदूरी 400 मिलती थी, तो 31 दिन की मजदूरी कितने मिलेगी 2480 रुपये। तो बी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कॉपियां 10 रुपए प्रति के भाव अथवा 72 रुपए में 8 का पैकेट बेचता है। यदि एक व्यक्ति को 27 कॉपियां खरीदनी है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और स्टार लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न कहीं एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है एक, यानी एक कॉपी 10, भाव का मतलब है वस्तु, ठीक है। एक कॉपी कितने की 10 रुपए की बेचता है, या अथवा, अथवा का मतलब बराबर, बराबर क्या कि 72 रुपए में 8 का पैकेट बेचता है। 72 रुपए में 8 का मतलब 8 कॉपियां आती है उस पैकेट में, 8 का पैकेट का मतलब 8 का बंडल भी हो सकता है पैकेट, ठीक है। तो 8 का पैकेट 72 रुपए का बेचता है, ठीक है। और एक कॉपी लोगे आप तो प्रति कॉपी कितने की दे रहा है 10 रुपए की, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को 27 कॉपियां खरीदनी, कितनी 27, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 27 कॉपियां हैं, तो 27 कॉपियां खरीदनी है, तो उसके हम क्या बनाएंगे पैकेट बनाएंगे, 27 कॉपी में कितने पैकेट हमारे बनेंगे, क्योंकि 8 का पैकेट बेच रहा है ना, और एक कॉपी लोगे तो आपको 10 रुपए की मिलेगी, तो हम पैकेट में लेंगे। तो यहाँ पर पैकेट में कितने बनेंगे, तो 8 का भाग हम लगाएंगे कि 8 का एक पैकेट बेच रहा है, तो 8 का भाग लगाए तो 8 तिया 24, ठीक है। तो 3 तो पैकेट बन गए, 8 तिया 24 3 पैकेट, और शेषफल कितने बच गए 3, तो 3 पैकेट और 3 कॉपी, 3 पैकेट और 3 कॉपी, ठीक है। 3 पैकेट और 3 कॉपी हमें लेनी, तो पैकेट का मूल्य में पता है और कॉपी का मूल्य भी हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि
एक पैकेट का मूल्य, एक पैकेट का मतलब एक पैकेट में कितनी कॉपियां आती है 8, ठीक है। एक पैकेट का मूल्य बराबर, एक पैकेट कितने का आ रहा है हमारे 72 रुपए का, ठीक है। एक पैकेट 72 का है तो कितने पैकेट बनेंगे 27 कॉपी में। देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए एक पैकेट है इसमें 8 कॉपियां है, फिर दूसरा पैकेट बांध दिया इसमें भी 8 कॉपियां है, इसमें बांध दिया तो ये कितनी है 8 कॉपियां, तो 8 8 8 कितनी होगी 24 कॉपियां। और 3 कॉपियां हमारी खुली रहेगी क्योंकि इनका तो पैकेट नहीं बनेगा, पैकेट तो 8 8 का ही बनता है, ठीक है। तो ये एक पैकेट कितने का 72 का, दूसरा ये 72 का, ये भी 72 का, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भाग दे लिया हमने। 27 कॉपी में 8 का पैकेट बन रहा है, अगर 5 का बन रहा है तो 5 का देंगे, 6 का पैकेट बन रहा है तो 6 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 8 का भाग लगाया तो 8 या 24 3 बार पूरा पूरा चला गया, 3 पैकेट तो पूरे बन गए, और 24 27 24 गए तो 3 शेष बचेंगे, तो 3 कॉपी में खुली लेनी पड़ेगी, पैकेट में नहीं आएगी। और खुली कॉपी का दाम कितना दे रखा है कि एक कॉपी 10 रुपए की मिलती है, ठीक है। तो एक पैकेट 72 का हो गया, तो 3 पैकेट कितने हो जाएंगे, 3 पैकेट का मूल्य बराबर ज्यादा होगा तो ज्यादा के लिए गुणा, तो 72 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6 3 7 21, ठीक है। तो 216 रुपये हो गए। 3 पैकेट का मूल्य, 3 पैकेट का मतलब क्या हुआ 24 कॉपियां हो गई ना उसके अंदर, भाई एक पैकेट में 8 8 16 8 या 24, तो 72 72 72 जोड़े यानी जोड़े या गुणा करो एक ही बात है, तो 216 रुपये हो गए। 216 कितनी कॉपियों का आ गया 24 कॉपियों का। अब 3 कॉपियां और बची है, मैं 3 कॉपी क्योंकि 27 लेनी ना पूरी, तो ये अभी तो 24 का है, 3 का और निकालना है, ठीक है। तो 3 कॉपियों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक कॉपी, चूंकि एक कॉपी का मूल्य, ये पैकेट है और ये कॉपी है, ठीक है। तो एक कॉपी का मूल्य कितना है, एक कॉपी किस हिसाब से मिल रही है 10 रुपए की, तो एक कॉपी 10 की मिलेगी, तो 3 कॉपियां हमें लेनी है तो खुली मिलेगी, तो 3 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 कॉपी का मूल्य बराबर ज्यादा, तो 10 गुणा में 3 बराबर 30 रुपए, ठीक है। 3 कॉपियां कितनी की हो जाएगी 30 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो 24 कॉपियां ये हो गई, 3 ये हो गई, पूरी हो गई 27, तो 27 कॉपियों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 216 प्लस 30, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 246, तो 246 रुपए की हो जाएगी हमारी 27 कॉपियां। तो हमें कम से कम कितने दाम देने पड़ेंगे 246 रुपए उसको दुकानदार को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 12 रुपए या 20 बोतलों का क्रेट 200 रुपए में बेचता है। क्रेट मतलब कार्टून होता है ना, वो 20 बोतलों का क्रेट कितने में बेचता है 200 रुपए में, ठीक है। यदि अमित को 85 बोतल को खरीदनी हो तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। 85 बोतलें खरीदनी है कोक की, तो कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक बोतल, प्रत्येक मतलब एक बोतल 12 रुपए की देता है या 20 बोतलों का क्रेट 200 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 85 बोतल खरीदनी है, तो 85 बोतलों का हम क्रेट बनाएंगे, 85 बोतलें में कितने क्रेट बनेंगे, तो 85 में किसका भाग लगाएंगे हम, कितने का क्रेट बन रहा है 20 का। जैसे अभी पिछले प्रश्न में क्या बन रहे थे, पैकेट या बंडल हो तो बंडल, तो यहाँ पैकेट बन रहा है कितने का 20 का, तो 20 का ही भाग लगाएंगे। अगर पैकेट 30 का, हमारा क्रेट 30 का होता तो 30 का भाग लगाते, 25 का होता तो 25 का भाग लेते, यहाँ 20 बोतलों का क्रेट है तो 20 का भाग 85 में लगाएंगे, तो 20 चौक 80, तो 4 तो क्या हो गए हमारे क्रेट हो गए, 4 तो क्रेट, और फिर कितने बच गए 80, 5 बच गए, 85 में 80 गए तो 5 कोक, ठीक है। बोतल बोलो या कोक की बोतल बोलो, ठीक है। तो 4 क्रेट और 5 कोक लेनी है, तो एक बोतल कोक की, एक बोतल कितने की मिल रही है 12 की, ठीक है। तो 5 कोक की बोतल, ठीक है। और यहाँ पर क्रेट कितने का मिल रहा है हमें 200 का, तो 4 क्रेट खरीदने और 5 कितने में हो जाएगी हमारी 85। एक तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 का क्रेट मिल रहा है तो 20 क्रेट, तो ये हो गया एक क्रेट, फिर 20 इसमें आ जाएंगे 2 क्रेट, 20 इसमें आ जाएंगे कितनी हो गई 60, और 20 इसमें आ जाएगी कितनी हो गई 80। भाई 20 बोतलें इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, तो कितने क्रेट हो गए 1 2 3 4, 80 बोतलें हो गई 4 क्रेट का मतलब। और फिर 5 बोतल हमें क्या लेनी पड़ेगी, खुली लेनी पड़ेगी, इसका तो पैकेट क्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ निकालेंगे हम 4 क्रेट का, तो चूंकि एक क्रेट का मूल्य, एक क्रेट कितने का आता है, एक क्रेट का मूल्य बराबर है हमारे पास 200 रुपए, ठीक है। तो 4 क्रेट कितने की हो जाएंगी, 4 क्रेट का मतलब 80 बोतलें हो गई, ठीक है। तो 4 क्रेट का मूल्य, 4 क्रेट का मूल्य बराबर हो जाएगा 200 गुणा में 4 बराबर 800 रुपए, ठीक है। तो 80 बोतलों का मूल्य कितना हो गया हमारे पास 800 रुपए हो गया। अब 5 बोतल और लेनी है, ये तो क्रेट था, अब 5 बोतलें खुली लेनी, तो 5 बोतलों का कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, चूंकि
एक बोतल का मूल्य, बोतल किस कोक की, ठीक है, एक बोतल का मूल्य बराबर कितना है, एक बोतल का मूल्य 12 रुपए, इसलिए 5 बोतल का मूल्य, 5 बोतल का मूल्य बराबर होगा, तो 12 गुणा में 5 ज्यादा होगा, तो 12 पंजे 60 रुपए, कितना हो गया 60 रुपए, ठीक है। तो 80, तो 80 बोतलों का तो ये हो गया, और 5 का ये कितनी हो गई पूरी 85, 85 लेनी थी, तो 800 तो कितने का 80 बोतलों का, और ये 60 रुपए 5 बोतलों का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 800 प्लस 60 बराबर 860 रुपये, 860 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 860 रुपये, क्या हो जाएगा पूरी 85 बोतलों का मूल्य हो जाएगा, यानी अमित को 85 बोतल खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 860 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 12 से डायरेक्ट 85 गुना कर दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बोतल का था और ये क्रेट का है, तो पहले हम क्रेट बनाएंगे, क्रेट भी आ सकता है वहां पर, बंडल भी आ सकता है, या पैकेट भी आ सकता है, ऐसे पर्सन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 860 रुपये, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 860 रुपये, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने एक एक नियम के सेकंड टाइप के प्रश्न भी हमने सोल्व किए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एक एक नियम से। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।